हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 79 पर प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 81। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है कहानी को आगे और बेहतर तरीके से बनाने के लिए। कहानी में अभी तक हमने देखा था, माही ने डरते हुए रणवीर की तरफ देखा, फिर वह धीरे से अपनी जगह से खड़ी हुई और तुरंत ही रणवीर के सीक्रेट रूम की तरफ भाग गई। रणवीर गुस्से से चिल्लाया, माही रुक जाओ वहीं पर। माही को तो ना रुकना था और ना ही वो रुकी। वह सीधा जाकर रूम में जाकर डोर अंदर से लॉक किया, जैसे ही अक्सर माही रणवीर से बचने के लिए करती थी। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। वह जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई और ऊपर तक अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। पता नहीं क्यों माही को ऐसा क्यों लगता था, ऐसा करने से वो रणवीर से बच जाएगी, पर ऐसा कभी होता नहीं था। रणवीर ने जब माही को सीक्रेट रूम का डोर बंद करते हुए देखा तो उसने अपना सिर हिलाया और डेस्क की ड्रॉवर से मास्टर की निकालकर रूम की तरफ बढ़ गया। अब आके माही अभी भी मुंह तक ब्लैंकेट लपेटे ऐसे ही पकड़े हुई थी और रणवीर अपने हाथ बांधे बेड के पास खड़े होकर उसे घूर रहा था। जब माही ने काफ़ी देर तक ब्लैंकेट नहीं हटाया तो रणवीर ने अपनी सेल्विस फोल्ड की और वहां से रखे काउच पर जाकर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गया। रणवीर का चेहरा तो शांत नजर आ रहा था, लेकिन आंखों के भाव काफी सख्त नजर आ रहे थे। वैसे इस लुक में रणवीर किसी हैंडसम डेविल की तरह नजर आ रहा था। रणवीर ने अपनी सर्द आवाज में कहा, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो चुपचाप मेरे पास आ जाओ। माही बिना कोई जवाब दिए आंखें कसमकसाकर बंद किए हुए लेटी रही। वो सोच रही थी कि अगर वो नहीं उठेगी तो रणवीर खुद ही वहां से चला जाएगा। पर फिर भी कुछ देर में रणवीर की आवाज़ दोबारा आई, लेकिन वो पहले से ज़्यादा सख्त और गुस्से से भरी थी। अगर कुछ देर में तुम मेरे पास नहीं आई तो मेरी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना माही। और तुम जानती हो ना कि मेरी पनिशमेंट कैसी होती है। और वैसे भी पूरी बात जाने बिना तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ और तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। माही के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना चेहरा से थोड़ा सा कंबल हटाया, जिसे सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। उसने किसी सहमे हुए बच्चे से खरगोश की तरह रणवीर की तरफ देखा, जो उसे किसी खूंखार शेर से कम नहीं लग रहा था। रणवीर की गुस्से से भरी आंखों में जैसे ही माही की नज़र मिली, माही ने डर कर एक बार फिर ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल ली। लगता है मुझे खुद तुम्हारे पास आना ही होगा, रणवीर ने कहा तो माही घबराकर बेड से उठ गई और जल्दी से बोली, मैं आ रही हूँ ना। माही जल्दी से बेड से उतरी और रणवीर से थोड़ी दूर अपना सिर झुकाए खड़ी हो गई। रणवीर ने एक बार फिर कहा, दूर खड़ी होने के लिए नहीं कहा, मेरे पास आओ। माही धीरे से एक कदम और आगे बढ़ाई तो रणवीर ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। माही सीधा रणवीर की गोद में जाकर गिरी और उसके गले से ही लग गई। वो जैसे ही सीधा बैठने लगी, रणवीर ने अपना एक हाथ उसकी बैक पर रखकर उसे खुद से बिल्कुल चिपका लिया और उसके कान के करीब आकर सरगोशी करते हुए कहा, अब चुपचाप मुझे सब कुछ सच सच बताओ ना, बिना कुछ छुपाए। और अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया है तो तुम्हारी खैर नहीं। रणवीर की वार्निंग सुनकर माही को गला तो डर से सूखने लगा। उसे तो लगता था कि वो थोड़ा बहुत बताकर अपनी जान छुड़ा लेगी, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने रणवीर की तरफ देखा। इस वक्त दोनों के चेहरे एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। जहाँ अभी तक रणवीर की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था, अब वो माही की खूबसूरत आंखों में खो सा गया। माही भी अपना डर भूलकर रणवीर की आंखों में खो गई। रणवीर ने माही के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अब तुम मुझे सच सच बताओ, क्या बात है। माही जैसे ही रणवीर के सीने पर हाथ रखकर थोड़ी दूरी मेंटेन करने की कोशिश करने लगी, रणवीर ने उसे वापस झटके से खुद से चिपका लिया और सिचुएशन ऐसी हो गई कि रणवीर सेक्सुअल आवाज में बोला, ऐसा ही बोलो। इस वक्त माही रणवीर के एकदम पास थी और दोनों के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज चल रही थी। माही अपना गला तराश करते हुए बोली, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना। रणवीर ने कहा, अगर तुम बिना कुछ छुपाए सब सच बताओगी तो गुस्सा नहीं करूंगा। माही ने अब धीरे धीरे सारी बात रणवीर को बता दी। अनिरुद्ध और सनाया के पास्ट के बारे में पता चलते ही रणवीर शॉक रह गया। उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सनाया और अनिरुद्ध कभी रिलेशन में भी थे। अब उसे याद आया कि अनिरुद्ध ने उसे उस दिन क्यों कहा था कि तुमने मुझसे मेरी कीमती चीज़ छीनी है। वो कीमती चीज़ क्या थी, ये उसे आज याद आया। रणवीर ने एक बार फिर माही से पूछा, और तुम्हें ये सब कब से पता है। रणवीर ने सारी बात जानकर गुस्सा नहीं किया। इस बात से माही अब रिलैक्स थी, इसीलिए अब रिलैक्स होकर वो रणवीर को सारी बातें डिटेल में बता रही थी। माही अपनी ही धुन में बोलती हुई रणवीर को वो बातें भी बता दी कि अनिरुद्ध के घर पर क्या हुआ था और अनिरुद्ध ने उसके साथ कैसा बिहेव किया था। माही अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, पर यही उसे गलती हो गई। माही को जब अपनी कमर पर रणवीर की पकड़ कसती हुई महसूस हुई तो उसने रणवीर की तरफ देखा। रणवीर की गुस्से में लाल आंखें देखकर माही अंदर तक सहम गई। रणवीर ने माही की आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, क्या उसने तुम्हें कुछ छुपाया, क्या उसने तुम्हें छुआ माही। अब माही को अपना गलती रियलाइज हो रही थी। वो भला ये कैसे भूल गई कि रणवीर उसे लेकर कितना पॉजिटिव है। माही को चुपचाप देखकर रणवीर ने उसकी कमर को और थोड़ा कसकर दबाया, जिसकी वजह से माही के मुंह से आ निकल गई। रणवीर ने दोबारा पूछा तो माही ने डरते डरते कहा, उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, लेकिन फिर उसने मुझे जाने भी दिया और आज उसने मुझे सॉरी भी बोला। रणवीर का तो यह सोचकर ही खून खोल रहा था कि उसने माही को छुआ। रणवीर ने गुस्से में माही को अपनी गोद से उतारा और उठकर उसने बैक साइड की ड्रावर से एक गन निकाली और डोर की तरफ बढ़ा।
माही ने जब गन को देखा तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने रणवीर के आगे आकर उसे रोकते हुए कहा, रणवीर तुम ऐसे गुस्से में कहाँ जा रहे हो? देखो उसने सॉरी बोल तो दिया ना। रणवीर ने ऊपर तो जैसे अब खून सवार था कि आखिर इतना वार्न करने के बावजूद उसे अनिरुद्ध की हिम्मत कैसे हुई माही को छूने की। उसने माही को सामने से हटाते हुए कहा, आज वो मुझसे नहीं बचेगा। माही डोर के आगे आकर खड़ी हो गई और उसे रोकते हुए बोली, रणवीर उसने अपनी गलती मान ली ना, फिर ये सब क्यों? रणवीर ने माही के बाहें कसकर पकड़ते हुए कहा, एक बार पहले भी तुमने मुझे छिपाया था, तभी मैंने तुझसे कहा था कि मुझसे आगे से ऐसी कोई बात मत छिपाना। सज़ा तो तुम्हें भी मिलेगी, पर पहले उसे गुनाह की सज़ा उसे दे दूँ। आखिर उसे भी तो पता चले कि रणवीर की जान को छूने की जो उसे ज़रूरत की है, उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। माही को अब कैसे भी करके रणवीर का गुस्सा दूर करना था। तभी उसने खुद से मन ही मन कहा, माही तुझे ये करना ही होगा, तभी रणवीर का गुस्सा शांत होगा। माही ने जल्दी से रणवीर के गले में अपनी बाहें डाली और पंजों के बल खड़ी हो गई। रणवीर के सख्त होठों पर अपने मुलायम सुर्ख होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। माही के इस एक्शन से रणवीर एक कुछ पल के लिए तो जम सा गया। उसे माही से इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन माही के होठों का सॉफ्ट टच महसूस करते ही रणवीर का गुस्सा जैसे धीरे धीरे जाता रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और माही की किस को महसूस करने लगा। माही काफ़ी सॉफ्टली उसे किस कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी। वहीं रणवीर का चेहरा जो कुछ देर पहले गुस्से में तलमला रहा था, अब वो जैसे तैसे शांत हो गया था। आखिरकार रणवीर के गुस्से के आगे आग को माही की निश्चलता ने ही शांत कर दिया। रणवीर ने माही की नाजुक कमर को थाम लिया और उसका एक हाथ माही के बालों को सहलाने लगा। रणवीर के चेहरे पर अब एक सुकून नजर आ रहा था। वो माही को ऐसे ही बेड के पास लेकर आया और उसे लेकर बेड पर ही गिर गया। माही रणवीर के ऊपर थी। उसने अभी तक किस ब्रेक नहीं की थी। रणवीर का एक हाथ अब माही की बैक को सहला रहा था और दूसरा माही के सिल्की बालों को। कुछ ही देर में माही की सांसें फूलने लगी और वो जैसे ही रणवीर के होठों से अपने होठों को दूर करने लगी, रणवीर ने उसकी बैक पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। माही के होठ रणवीर के होठों से 1 इंच की दूरी पर थे। रणवीर ने अपनी मदहोश नजरों से माही को देखा और सेक्शुअल टोन में कहा, किस मी अगेन। माही की सांसें फूल रही थी, पर वो भी रणवीर से दूर नहीं होना चाहती थी। रणवीर को किस करने से उसे भी एक सुकून मिल रहा था। इसने दोबारा अपने होठ रणवीर के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगी। सिर्फ माही ही रणवीर को किस कर रही थी। रणवीर सिर्फ उसकी किस को महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो ये करना नहीं चाहता था, लेकिन वो माही के अपने प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद माही रणवीर के होठों से दूर हुई और उसके सीने पर सिर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रणवीर के होठों पर अब एक स्माइल थी। वो माही के बालों को सहला रहा था। उसने माही के सिर को चूमते हुए कहा, वैसे मेरा गुस्सा शांत करने का यह तरीका अच्छा था। माही ने अपना सिर ऊपर किया और रणवीर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, जिसके पति को इतना सारा गुस्सा आता है ना, तो उसकी बीवी को ये ट्रिक सीखनी ही पड़ती है। रणवीर ने माही की कमर को पकड़कर उसे पलट दिया और अपने नीचे कर लिया। अब माही रणवीर के नीचे थी और रणवीर उसके ऊपर। माही रणवीर के होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोली, और कौन कौन सी ट्रिक तुम्हें आती है माही मुझे मनाने की? माही ने शर्म से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली तो रणवीर ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और दोबारा से पूछा, आई एम वेटिंग, तुम्हें और कौन कौन सी ट्रिक आती है? माही रणवीर की बात सुनकर माही का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। रणवीर माही के कान के करीब झुका और मदहोश भरी आवाज़ में बोला, और भी ट्रिक सीख लेना, क्योंकि सिर्फ 7 दिन बचे हैं। इन 3 महीनों में जितना तड़पाया है ना तुमने, तुम्हारे लिए सबका गिन गिन कर बदला लूंगा, तुमसे याद रखना, कहकर रणवीर ने हल्की सी माही के ईयर लोब को बाइट कर लिया। रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ माही को देखा और उसके ऊपर से उठ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी का ये छोटा सा पार्ट? आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या रणवीर शादी कराएगा सनाया और अनिरुद्ध की, या फिर उसमें कुछ और ही बवाल हो जाएगा। रणवीर माही को देखते हुए ही अपने कपड़े सही करने लगा। उसने एक तिरछी स्माइल के साथ माही से कहा, अब तुम भी उठकर अपने कपड़े सही कर लो, क्योंकि इस तरह तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हो और तुम्हारी ये हॉटनेस मुझे दोबारा बहका रही है। माही को पहले तो रणवीर की बात समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने रणवीर की नज़रों का पीछा किया तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब रणवीर ने उसकी शर्ट के बटन आगे से खोल दिए थे और जिसमें उसकी क्लीवेज काफ़ी हद तक नजर आ रही थी। माही हड़बड़ाकर बेड से खड़ी हुई और जल्दी से अपने कपड़े सही करने लगी। माही रणवीर की तरफ पीठ किए हुए अपने कपड़े सही कर रही थी। रणवीर पीछे से उसके कान के करीब आया और अपनी गहरी आवाज़ में बोला, याद रखना 7 दिन, देन दिस दैट आई वेट। कहने के साथ ही उसने माही के कान पर हल्का सा किस किया और उनसे बाहर चला गया। माही मुंह बनाकर बोली, बेशरम। सनाया गाड़ी में मुंह फुलाए बैठी हुई बाहर की तरफ देख रही थी। वहीं अनिरुद्ध सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने तिरछी नजरों से सनाया की तरफ देखा और फिर सामने देखते हुए पूछा, आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात पर आ रहा है? रणवीर को पता चल गया कि तुम मेरे पीओ हो, या फिर इस बात का कि मैं तुम्हें बिना बताए कपूर इंडस्ट्री लेकर गया? सनाया ने गुस्से में अनिरुद्ध को घूरते हुए कहा, मुझे दोनों बात का गुस्सा आ रहा है अनिरुद्ध। मुझे नहीं पता तुम मेरे लिए इतनी बड़ी परेशानियां खड़ी कर दोगे। वैसे मुझे ये बताओ तुम्हें क्या मिला ये सब करके? अनिरुद्ध ने झटके से अपनी गाड़ी रोकी और सनाया की तरह झुकते हुए कहा, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी मेरी पीओ होती तब भी हमें मीटिंग के लिए कपूर इंडस्ट्री जाना ही होता, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं उसमें कपूर्स भी इसमें शामिल हैं।
फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, चलो अगर मैं जानबूझकर तुम्हें वहाँ ले भी गया तो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें परेशान करने की मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तो इतना क्यों भड़क रही हो? और वो वैसे भी यह सिर्फ एक शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होगा। कहते हुए अनिरुद्ध सनाया की बहुत करीब आ गया था, जिसकी वजह से सनाया पीछे होते हुए डोर से एकदम सट गई थी। सनाया ने घबराहट में अनिरुद्ध के सीने पर हाथ रखे उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम ये बात दूर से भी तो कर सकते हो ना, इतना पास आने की क्या जरूरत है? सनाया को इतना घबराता हुआ देखकर अनिरुद्ध ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, क्योंकि मेरी नज़दीकियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं पहली बार तुम्हारे इतने करीब आया हूँ। सनाया ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, यह सही नहीं है, तुम जानते हो ना मैं डैनियल की जगह किसी को और को नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ उसी से प्यार किया है। सनाया की बात सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े सख्त हुए। उसने सनाया का चेहरा पकड़कर अपनी तरह करते हुए कहा, अगर तुमने अपने पति से प्यार किया है तो मैंने भी सिर्फ तुमसे प्यार किया था। जिससे तरह तुम अपने पति से प्यार करना नहीं छोड़ सकती, उसी तरह मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ सकता सनाया। हाँ, ये बात अलग है कि बिकॉज माई लव हैज नाउ बिकम because of your dissipant and now you have to taxi love for me। सनाया को अनिरुद्ध की आंखों में एक जुनून नजर आ रहा था, जिसे देखकर वो अंदर तक कांप गई। अनिरुद्ध सनाया के चेहरे के बहुत करीब था। सनाया उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसने अंदर ही अंदर बहुत घबराहट भी हो रही थी। अनिरुद्ध एक टक सनाया की आंखों में देख रहा था, वहीं सनाया की आंखों में घबराहट की वजह से नमी उतर आई थी। उसने अपनी नम आंखों से अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज अनिरुद्ध, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ पर तुम्हारा प्यार कभी नहीं, तो मत करो ऐसा। तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए मैं अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे दिए हुए धोखे का तुम पर इतना गहरा असर होगा, लेकिन मैं अब दिल से चाहती हूँ कि तुम अब आगे बढ़ो और मुझे भूल जाओ। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो अनिरुद्ध ने सनाया के होठों पर अपने अंगूठे से छूते हुए कहा। उसे सनाया के मुलायम सुर्ख होठों काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे, जिसे देखकर उसे एक प्यास का एहसास होने लगा, जो सिर्फ अब सनाया के होठों से ही बुझ सकती थी। सनाया अनिरुद्ध के इरादे समझ गई थी कि वो अब क्या करने वाला है, लेकिन वो अब अपना चेहरा हिला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अनिरुद्ध ने एक हाथ से उसके चेहरे को कसकर पकड़ा हुआ था। सनाया काफ़ी कोशिश कर रही थी अपना चेहरा दूसरी तरफ करने की, लेकिन अनिरुद्ध की मजबूत पकड़ के आगे उसकी एक ना चली। वहीं अनिरुद्ध ने बिना देर किए उसके होठों पर अपने सख्त होठ रख दिए। सनाया के होठों का टच महसूस करते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो उसे धीरे धीरे किस करने लगा। उसे आज वही एहसास हो रहा था जो उसने आज से कुछ साल पहले सनाया से पहली बार किस करने पर हुआ था। वहीं अनिरुद्ध की इस हरकत से सनाया एकदम फ्रीज हो गई थी। अनिरुद्ध अब जैसे बेकाबू होने लगा था। उसकी सॉफ्ट किस अब धीरे धीरे पैशनेट किस में बदल गई थी। आखिर इतने सालों के बाद उसे वो मिली जिसकी चाह उसमें हमेशा से थी। सनाया ने उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे अब पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। आखिरकार थक हार कर सनाया ने भी कोशिश करना बंद कर दिया और अनिरुद्ध को वो करने दिया जो वो करना चाहता था। अनिरुद्ध एकदम पेशन के साथ उसे किस किए जा रहा था। वो किस करते हुए बीच बीच में सनाया के होठों के ऐसे बाइट कर रहा था जैसे वो उसे खा ही जाएगा। उसके ऐसा करने से सनाया को काफ़ी दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त कर रही थी। जब अनिरुद्ध इस किस से सर्टिफाई हो गया तो उसने अपने होठ सनाया के होठों से अलग किए, लेकिन वो उसे दूर नहीं हुआ। सनाया की आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे, साथ ही उसकी आंखों में एक दर्द नजर आ रहा था। अनिरुद्ध ने अपने अंगूठे से उसकी आंसू साफ किए और अपनी गहरी आवाज़ में एक जुनून के साथ कहा, पहले जाने दिया था लेकिन अब नहीं जाने दूंगा, अब तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाऊंगा। सनाया एक खामोशी के साथ उसे देख रही थी, लेकिन उसकी खामोशी काफ़ी कुछ कह रही थी। उस खामोशी में एक दर्द था, एक नाराज़गी थी और एक थी रिक्वेस्ट। लेकिन अनिरुद्ध के इरादे भी इस बार मजबूत थे। उसकी आंखों में नजर आ रहा जुनून साफ दिखाई दे रहा था कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। अनिरुद्ध से दूर हुआ और वापस गाड़ी ड्राइव करने लगा। सनाया चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे घर ड्रॉप कर दो। अनिरुद्ध ने उसे एक नज़र देखा और दोबारा सामने की तरफ देखते हुए ड्राइव करने लगा। उसने सनाया से कुछ नहीं कहा पूछा। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी उसी बिल्डिंग के आगे खड़ी थी जहाँ सनाया का अपार्टमेंट था। सनाया चुपचाप गाड़ी का डोर ओपन कर गाड़ी से बाहर चली गई। अनिरुद्ध उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो भी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। वेदांत अपने रूम में इधर उधर चक्कर लगा रहा था और प्रिया बेड पर बैठी हुई रो रही थी। आखिरकार परेशान होकर वेदांत ने प्रिया से पूछा, अब बताओ भी क्यों रो रही हो यार? तुमने स्पेशल मुझे ऑफिस से फ़ोन करके बुलाया है और अब बता भी नहीं रही हो कि क्या हुआ? प्रिया ने सुबकते हुए कहा, मुझे ना वो चटपटी वाली चाट खानी है। वेदांत ने हैरानी से पूछा, व्हाट? तुम्हें चटपटी वाली चाट खानी है, इसीलिए तुमने मुझे ऑफिस से फ़ोन करके यहाँ बुलाया? पहली बात तो प्रिया, तुम्हें ये चाट पकौड़े खाने नहीं चाहिए और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारा मन भी हो रहा था तो ऑर्डर कर सकती थी या घर में किसी से भी कह देती तो वो घर पर ही बना देता। नहीं, मुझे वो जो हमारे कॉलेज के पास जो भोलू भाई चाट का ठेला लगाते हैं वो वाला चाट खानी है, वो भी वहीं जाकर। प्रिया ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। वेदांत ने अपना माथा पीटते हुए कहा, तुम्हें वहाँ की चाट खानी थी तो वहीं से मंगा लेनी थी ना, मुझे क्यों बुलाया? अब प्रिया को गुस्सा आ रहा था। वो खड़ी होकर वेदांत के सामने आई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, वेदांत, ये बेबी तुम्हारा भी है और
हमारा बेबी चाहता है कि उसकी मम्मा उसके डैडा के साथ ही भोलू भैया के ठेले पर चाट खाने जाए। वेदांत ने मन ही मन कहा, ये प्रिया और इसकी अजीब अजीब डिमांड मुझे पागल ही कर देगी। फिर भी वो खुद को शांत करते हुए बोला, ठीक है बाबा, चलो तुम्हें भोलू ठेले वाले की चाट खिलाता हूँ। प्रिया खुश होकर वेदांत के गले लग गई। वेदांत ने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। वेदांत समझ रहा था कि प्रिया इस वक्त किसी सिचुएशन से गुजर रही है। उसके मूड स्विंग बहुत होते थे। कभी कभी तो वो एकदम से बहुत खुश हो जाती थी, कभी कभी अपने आप ही छोटी छोटी बात पर रोने शुरू कर देती थी, और कभी कभी उसे इतना गुस्सा आता था कि वेदांत के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती थी, और सारा गुस्सा जब तक वो वेदांत पर निकाल ना दे उसे चैन नहीं मिलता था। और वेदांत बाप बनने वाला था तो इतना तो उसे सहन करना ही था ना। रात को वेदांत और प्रिया डिनर भी बाहर ही करके आए थे। रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए अब सड़कें भी सुनसान थी। वेदांत काफ़ी आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, क्योंकि प्रिया उसके बगल में ही बैठी हुई थी और वो नहीं चाहता था कि जरा सा भी झटका प्रिया को लगे। तभी रियर व्यूअर से वेदांत ने कुछ ऐसा देखा कि वेदांत के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। तभी एक बुलेट आकर गाड़ी के टायर पर लगी, जिसकी वजह से गाड़ी ने अपना बैलेंस खो दिया। दरअसल वेदांत की गाड़ी पर किसी ने हमला कर दिया था। तो क्या होगा वेदांत और प्रिया को? क्या प्रिया का उसमें कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर कुछ और होने वाला है? ये तो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि वेदांत और प्रिया की जोड़ी आपको कैसी लगती है। लेकिन जल्द ही वेदांत ने गाड़ी को संभाल लिया, क्योंकि इसकी ड्राइविंग स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और उसे अक्सर ऐसे हालातों का सामना करने की आदत भी थी। उसकी गाड़ी एक झटके से रुकी। हालांकि प्रिया ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, लेकिन फिर भी वेदांत ने उसके आगे अपना हाथ किया हुआ था ताकि किसी तरह झटका उसे महसूस ना हो। इस समय वेदांत के फेस पर घबराहट नजर आ रही थी। अगर वो अकेला होता तो शायद उसे कोई डर नहीं लगता, पर इस वक्त प्रिया उसके साथ थी और प्रिया इस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। उसे खुद से कहीं ज़्यादा प्रिया और अपने होने वाले बच्चे की चिंता थी। प्रिया के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और डर की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी। वेदांत ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? इस समय घबराहट वेदांत की आवाज़ में भी थी। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। वेदांत ने उसे एक बार फिर कहा, तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना और इसी में बैठी रहना, मैं बस अभी आया। वेदांत ने जैसे ही गन निकालकर गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर जाने लगा, प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और डरते हुए कहा, नहीं वेदांत, तुम बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है, तुम्हें कुछ हो गया तो? कहते हुए प्रिया की आंखों में डर की वजह से आंसू आने लगे। वेदांत प्रिया का डर समझ रहा था। वेदांत को ऐसी हालातों से निपटना आता था, लेकिन प्रिया के लिए ये सब नया था। वेदांत ने प्रिया की फोरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ ही देर में हमारे आदमी भी यहाँ पहुँचते ही होंगे। फिर वेदांत बिना देरी लगाए बाहर निकल गया। करीब 4 गाड़ियों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया था, जैसे कि उसे अंदाजा था कि ये उसके बिजनेस राइवल के ही आदमी थे जो उस पर हमला करने के लिए आए थे। वेदांत की गाड़ी से बाहर आया और अपनी गाड़ी के डोर को बंद किया और एक सरसरी निगाहें उन सब पर डाली। उन सभी आदमियों ने वेदांत को अपनी गन के निशाने पर ले लिया। उसमें से एक आदमी चिल्लाया, अपनी गन नीचे फेंक दो वेदांत राठौड़ और चुपचाप हमारे साथ चलो। वेदांत ने बिना डरे ही कहा, तो धीरे से अपने कुत्तों को भेजा है मुझे पकड़ने के लिए। खुद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फेस टू फेस आकर बात करता, तो अब निचता पर उतर आया है। वैसे जान कि खैर मुझे नहीं, तुम लोगों को मनानी चाहिए। तो वो आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, मुझे लगा था तू डर से पागल हो गया है वेदांत राठौड़। इस वक्त तू अकेला है और चारों तरफ से हमारे आदमियों ने तुम्हें घेरा हुआ है, और जान की खैर मनाने की बात तू हमें कह रहा है। हमारी एक बुलेट तेरे सीने के अंदर और तेरी जान बाहर। उस आदमी की बात सुनकर वेदांत जोर से हंसा, उसे जैसे उस आदमी ने कोई जोक सुनाया हो। फिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए वेदांत ने उस आदमी से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तो फिर चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखो और अपने मालिक को भी देखो, जो इस वक्त गाड़ी में छुप कर बैठा हुआ है, जिसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मुझसे नज़र से नज़र मिलाकर बात कर सके। गाड़ी में बैठा हुआ इंसान धीर ही था, जो गाड़ी में बैठकर वेदांत को देख रहा था। वेदांत की बात सुनकर कुछ पल के लिए तो वो घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि वेदांत राठौड़ ऐसे ही कोई बात नहीं कहता है। धीर के आदमी ने अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा तो एकदम से चारों तरफ से ही कई सारी हेडलाइट्स तेज रोशनी के साथ जल उठी। दरअसल जब भी वेदांत, रुद्र और रणवीर भी कहीं भी बाहर होते हैं तो उनके बॉडीगार्ड हमेशा दूर से ही उनका पीछा करते रहते हैं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती थी तो ऐसे हालातों में वो सभी एक्शन मोड में आ जाते थे। अभी तक वेदांत के आदमियों ने रुद्र और रणवीर को भी इन्फॉर्म कर दिया था। जब धीर और उसके आदमियों को समझ आ गया कि उन्हें वेदांत को नहीं बल्कि वेदांत के आदमियों ने उन सबको घेरा हुआ है और वहाँ कोई 4-5 गाड़ी मौजूद नहीं थी, वहाँ वेदांत की कम से कम 10-15 गाड़ियाँ मौजूद थी। धीर को तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वेदांत अपनी बीवी के साथ अकेला ही है, इसीलिए उसने अपने आदमियों को उसे किडनैप करने के लिए भेज दिया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वेदांत राठौड़ से निपटना हर किसी के बस की बात नहीं है।
और फिर अब वो तो उसके साथ में रुद्र और रणवीर का भी साथ भी था, जबकि धीर अच्छे से जानता था कि रणवीर क्या चीज़ है। अब तो उसका सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा था कि अगर वो इसके हाथ लग गया तो रणवीर जैसा बेरहम इंसान उसकी क्या हालत करेगा। अब तो बस वो किसी तरह यहाँ से निकलकर भागना चाहता था। उसे वेदांत और उसके आदमियों को ध्यान भटकाने के लिए अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि ख़त्म कर दो इसे, और इसकी बीवी को। अपने बॉस का ऑर्डर सुनकर कुछ वक्त के लिए उसके आदमी भी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर यहाँ से गोली चली तो सामने से कई गोलियाँ उन्हें कब भून देंगी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अपने और बॉस का ऑर्डर भी उन्हें मानना ही था, क्योंकि अगर उन्हें नहीं मानना तो मरेंगे तो वो वैसे भी। अब उन सभी आदमियों के पास कोई चारा नहीं था, तो सबसे आगे जो आदमी खड़ा था उसने अपना निशाना वेदांत के ऊपर लगाया और तभी अपनी गन चला दी। इससे पहले कि वेदांत तक गोली पहुंच भी पाती, दो स्पोर्ट्स कार स्पीड के साथ चलती हुई वेदांत के आगे आकर खड़ी हो गई। दरअसल उन दोनों स्पोर्ट्स कार में रुद्र और रणवीर थे। वेदांत अभी भी निडर होकर वैसे ही खड़ा हुआ था, जैसे उसे पता था कि ये गोली उसे छू भी नहीं पाएगी। वेदांत, रुद्र और रणवीर तीनों की गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ थी, इसीलिए वो वेदांत ने प्रिया को गाड़ी में से बाहर आने से मना किया था, ताकि अगर गोलीबारी होती भी है तो प्रिया गाड़ी में सेफ रहेगी। रणवीर और रुद्र भी गाड़ी से बाहर निकले और अपनी खतरनाक नजरों से उन सभी आदमियों को घूरने लगे। रणवीर ने बिना वेदांत की तरफ देखे कहा, तुम प्रिया को लेकर यहाँ से जाओ, इन लोगों को हम निपट लेंगे। रुद्र ने भी रणवीर का साथ देते हुए कहा, हाँ वेदांत, रणवीर सही कह रहा है, प्रिया का इस हालत में यहाँ ज़्यादा देर रहना सेफ नहीं है। वेदांत ने दोनों से कहा, धीर भी गाड़ी में मौजूद है, डोंट क्रॉस मी लिमिट। कहते हुए वेदांत अपनी गाड़ी की तरफ आया और प्रिया की साइड का डोर ओपन करके जैसे ही देखा कि वो शॉक्ड हो गया। प्रिया बेहोश हो चुकी थी। वेदांत ने उसकी गालों को थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसे होश नहीं आया। उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो प्रिया को गोद में लेकर ही गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी वहाँ से निकल गई। धीर के आदमी गन ताने खड़े हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि उसके सामने जो फोर्स खड़ी हुई थी वो पूरे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक फोर्स थी, जो बेहद क्रूर और फास्ट थी। लेकिन उन्हें अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करना ही था। धीर ने उन्हें शूट करने का ऑर्डर दिया था। इसी के साथ उन्होंने अपनी गन से शूट करवाना शुरू कर दिया। अब दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। रुद्र और रणवीर दोनों हाथों से फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गाड़ी में बैठे हुए धीर को यह मौका सही लगा वहां से भागने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि उसके आदमी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। उसने जल्दी से किसी के मैसेज किया और वहां से भाग निकला। रणवीर ने जब उसे भागते देखा तो रुद्र की तरफ देखकर इशारा किया। रुद्र ने हामी सिर हिलाया तो रणवीर ने अपनी गन को वापस अपनी कमर पर लाकर अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठ गया और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगा। धीर के आदमियों का कुछ ही देर में सफाया हो गया था। रुद्र ने अपने आदमियों से कहा, ये सब क्लियर करो। उसके बाद वो अपनी स्पोर्ट कार में बैठ कर वहाँ से निकल गया। कुछ देर पहले वहाँ पर पूरा इलाका गोलियों से शोर से गूंज रहा था। अब वहाँ डरा देने वाली शांति थी। धीर की गाड़ी स्पीड में एक जंगल में दौड़ रही थी। वो गाड़ी ड्राइव करते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी उसकी नज़र सामने गई और एक झटके से उसकी गाड़ी रुक गई। सामने रणवीर गाड़ी के बोनट पर बैठा उसे ही देख रहा था। इससे पहले कि धीर गाड़ी बैक करता, रणवीर ने आगे के दोनों टायर पर गोली से शूट कर दिया। धीर के पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी गन ली और गाड़ी से बाहर आया। उसने रणवीर की तरफ गन तानते हुए कहा, देखो रणवीर, मुझे जाने दो वरना बहुत पछताओगी। रणवीर ने पहले उसे बिना एक्सप्रेशन के साथ देखा और फिर अपनी गाड़ी के बोनट से नीचे कूदते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके अजीब नजरों से धीर के ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक एवल स्माइल के साथ कहा, धीर, तुझे वाकई में लगता है कि रणवीर रॉय कपूर तेरे इस खिलौने से डर जाएगा? फिर एक रुतलेस स्माइल के साथ, जबकि तुम जैसे के लिए रणवीर रॉय कपूर खुद एक चलती फिरती मौत है। कहते हुए रणवीर की आंखें काफ़ी खतरनाक हो गई थी। धीर ने जिस हाथ में गन थमी थी वो हाथ अब कांपने लगा। रणवीर धीर को इतना कांपता हुआ देख अजीब तरह से हंसा और झटके से उसके हाथ से गन छीन कर दूर फेंक दी। फिर उसके चारों तरफ घूमते हुए बोला, धीर, अब सच सच बता, किसके कहने पर तूने ये हमला किया था? क्योंकि तुझ में इतना जिक्र नहीं है कि तू सीधे सीधे मुझे दुश्मनी मोल ले। रणवीर की बात सुनकर धीर डर से कांपने लगा। रणवीर उसके चेहरे को देखते ही समझ गया कि तीर एकदम निशाने पर लगा है। धीर अटकते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? जो कुछ भी मैंने किया खुद से किया। तुम्हारी वजह से बिजनेस में मुझे काफ़ी लॉस हुआ है, यहाँ तक कि कई प्रोजेक्ट भी तुमने मुझसे छीन लिए। मैं उसका बदला तुमसे लेना चाहता था, इसीलिए मैं तुम तीनों को एक एक करके ख़त्म कर देना चाहता था। रणवीर उसकी बात पर जोर से हंसा, जैसे उसे कोई जोक सुना हो। फिर वो एकदम से रुका और धीर की आंखों में घूरते फेंका, तुझे वाकई में लगता है कि मैं तेरी बात में भरोसा कर लूँगा? हाँ, तेरी बात कुछ और है और तेरी आंखें कुछ और बयां कर रही हैं। धीर, चल, तेरी जान बख्श दी। अब अपने मालिक तक मेरा ये मैसेज पहुंचा देना कि रणवीर को ख़त्म करने की इतनी ही चाह है तो एक मर्द बनकर उसका सामना करे। उसकी भेजे कुत्तों की इतनी औकात नहीं कि शेर का शिकार कर पाए। नाउ गेट आउट फॉर हियर। रणवीर के इतना कहते ही धीर वहाँ से ऐसे भागा जैसे अगर वो एक सेकंड भी वहाँ रुक गया तो मारा जाएगा। रणवीर ने धीर को भागते देखा और अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया। कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसने फ़ोन वापस अपनी पॉकेट में रख लिया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। तो आखिर कौन है ये रणवीर का नया दुश्मन?
ये सब तो हम थोड़ी देर में जान ही लेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है ये आपको ट्विस्ट भरी स्टोरी। आगे बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट आने वाला है कहानी में, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए और हमारी ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ एंजॉय करते रहिए। हॉस्पिटल के एक वीआईपी रूम में प्रिया बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया और वेदांत से कहा, मिस्टर राठौड़, घबराने वाली कोई बात नहीं है, प्रिया बिल्कुल ठीक है और बेबी भी, बस थोड़ा स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई हैं, कुछ ही देर में इससे होश आ जाएगा, कहकर डॉक्टर रूम से बाहर चली गई। वेदांत ने प्रिया का सिर सहलाया और उसके पास ही बैठ गया। वेदांत प्रिया के पास बैठा हुआ अपना फ़ोन चला रहा था। तभी उसे कुछ हलचल का एहसास हुआ तो उसने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया को धीरे धीरे होश आ रहा था। प्रिया ने जब वेदांत को अपने सामने देखा तो वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई, पर वेदांत ने उसे वापस लिटाते हुए कहा, प्रिया ऐसे मत उठो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। प्रिया ने थोड़े घबराई हुई आवाज़ में कहा, वेदांत तुम ठीक तो हो ना? वो लोग कौन थे? उन्हें तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? वेदांत प्रिया की घबराहट समझ रहा था। उसने प्यार से उसका सिर हिलाते हुए कहा, वो लोग हमारे बिजनेस राइवल थे और हम बिजनेसमैन के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, तुम घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कहकर वेदांत ने प्रिया के माथे को चूम लिया। प्रिया ने वेदांत का हाथ पकड़कर रुआसा होते हुए कहा, मैं अब कभी तुमसे ऐसे जिद नहीं करूंगी। प्रिया को लग रहा था कि उसने ही वेदांत की से जिद की थी कि उसे बाहर जाकर कुछ खाना है, इसीलिए उन लोगों को मौका मिल गया हमला करने का। वेदांत ने हंसते हुए उसके गालों को पिंच करके कहा, तुम मुझे जिद करती हुई ही अच्छी लगती हो, मुझे ऐसे रोंदी सी शक्ल बनाती हुई प्रिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वेदांत की बात सुनकर प्रिया के फेस पर स्माइल आ गई। कुछ देर बाद ही वेदांत प्रिया को डिस्चार्ज कराकर पेंशन ले आया। उसे घर पर किसी को भी कुछ नहीं बताया था। रणवीर और रुद्र को भी मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर में कोई भी इस बात को लेकर परेशान हो, क्योंकि वैसे भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो फालतू में सबको परेशान करना उसे सही नहीं लगा। रणवीर लेट नाइट घर लौटा था, इसलिए वो सुबह लेट जागा। जब वो रेडी होकर नीचे आया तो डाइनिंग हॉल की तरह देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि डाइनिंग हॉल में मौजूद शख्स को देखकर रणवीर थोड़ा सा गुस्से में उसे घूरने लगा, क्योंकि उसकी बीवी बड़े ही प्यार से उस शख्स की प्लेट में नाश्ता परोस रही थी और उसके पास बैठकर नाश्ता करा रही थी। अब भला ये देखकर रणवीर के अंदर की पॉजिटिवनेस एकदम से जाग गई, क्योंकि रणवीर उस शख्स को बहुत अच्छे से पहचानता था और वो शख्स भी नाश्ता करते हुए बड़े प्यार से माही को देख रहा था। माही बहुत खुश होकर उसे बात की जा रही थी। रणवीर ने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त दादी, उसकी माँ और तीनों बच्चे भी मौजूद थे। रणवीर चुपचाप जाकर उस शख्स के सामने बैठ गया। उसे घूरते हुए बोला, जयंत तुम यहाँ कब आए? जी हाँ, ये जयंत था, माही की बचपन का दोस्त, जो उज्जैन में माही का पड़ोसी भी था और दोनों ने स्कूलिंग साथ साथ की थी। रणवीर की आवाज़ सुनकर जहां जयंत इस वक्त बत्ती से निकाल कर माही से बात कर रहा था, एकदम से उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो भी बेचारी सी शक्ल बनाकर रणवीर को देखते हुए बोला, मैं तो कल शाम को ही यहाँ आया था, माही ने आपको बताया नहीं? रणवीर ने माही को घूरते हुए पूछा, माही जयंत यहाँ आया हुआ है, तुमने मुझे बताया नहीं? माही ने चेकते हुए कहा, अरे तुम घर पर आए ही लेट थे तो मैं तुम्हें कब बताती? सुबह तुम देर से जागे हो तो बताने का मौका नहीं मिला। चलो अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जयंत कुछ दिनों के लिए यहीं रहने के लिए आया है ना? अच्छी बात। फिर जयंत की तरफ देखते हुए, जयंत हम दोनों मिलकर बहुत सारे मजे करेंगे, ठीक है? माही की बात सुनकर रणवीर को पकड़ स्पून पर कस गई। वो धीरे से अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम मजे करोगी, मैं करने दूंगा, तब तो करोगी ना? माही दादी खुश होते हुए बोली, जयंत बेटा तुझे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, तुम आराम से यहाँ रहो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम माही को बताना और बिल्कुल शर्माना मत, ये भी तुम्हारा ही घर है। जयंत ने मुस्कुराते हुए कहा, जी दादी, मुझे पता है कि माही मेरी अच्छे से ध्यान रखेगी। कहते हुए जयंत बड़े ही प्यार से माही को देखने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र रणवीर पर पड़ी तो तुरंत अपने सिर झुकाकर खाना खाने लगा, क्योंकि रणवीर उसे इस वक्त खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। अनीता जी ने माही से कहा, माही तुम्हें जयंत की प्लेट में हलवा तो तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है? अनीता जी ने माही से कहा। माही ने हाँ में सिर हिलाया और जयंत की प्लेट में सर्व कर दिया। जयंत एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, माही थैंक यू, तुम्हें मेरी पसंद आज भी याद है। अब तो रणवीर का ऐसा मन कर रहा था कि पूरा हलवा का बाउन जयंत की सिर के ऊपर पलट दे। रणवीर खाना खाते हुए माही और जयंत को ही घूर रहा था। मन ही मन सोच रहा था, तेरे लिए तो आज तक हलवा नहीं बनाया और इस छुआरे के लिए हलवा बनाया जा रहा है, वो भी इसकी पसंद का। तो माही ने रणवीर से कहा, रणवीर आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगी क्योंकि जयंत से मुझे ढेरों बातें करनी है। रणवीर एकदम से चिल्लाया, कोई ज़रूरत नहीं है घर में इसे छुआरे से के साथ रहने की, चुपचाप मेरे साथ ऑफिस चलो। तभी माही की आवाज़ एक बार फिर उसके कानों में आई, रणवीर मैं कुछ पूछ रही हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? रणवीर अपने ख्यालों से बाहर आया और माही की बात सुनकर कहा, माही आज एक जरूरी मीटिंग है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरा नाश्ता हो गया है, तुम जल्दी से बाहर आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहकर रणवीर खड़ा हो गया और बच्चों से बोला, बच्चों मामा को ज़्यादा परेशान मत करना। रणवीर का यह कहना था कि जयंत जो बड़ी चाव से हलवा खा रहा था उसके गले में अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। माही ने जल्दी से उसके पानी पकड़ाया और कहा, जयंत ध्यान से खाओ। हीर अपना मिल्क शेक पीते हुए बोली, हाँ मामा जी, खाना आराम से खाना चाहिए। रणवीर ने डेविल स्माइल के साथ उसे देखा और वहां से चला गया। कुछ देर में माही बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। रणवीर ने बिना माही की तरफ देखा गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। रणवीर पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला, चुपचाप गाड़ी ड्राइव करने लगा। माही रणवीर को एक्साइटमेंट में अपनी और जयंत की बचपन की बातें बताई जा रही थी।
माही अपनी धुन में बोली जा रही थी। वो ये भूल गई थी कि किसके सामने बोल रही है। पता है रणवीर, अगर मेरी शादी तुमसे ना होती तो ज़रूर जयंत से होती, क्योंकि उसकी दादी हमेशा कहती थी कि माही को तो हम अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे। और जयंत भी बचपन से कहता था कि बड़ा होकर वो मुझसे ही शादी करेगा। माही की बात सुनकर रणवीर की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। वो तो अब मन ही मन जयंत को ठिकाने लगाने का तरीका सोचने लगा। ये माही की बातें चलती रही और इधर रणवीर के माइंड में नए नए आइडिया आ रहे थे। RVR एम्पायर पहुंचकर रणवीर गाड़ी से बाहर आया और माही की तरफ डोर ओपन करके उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्राइवेट लिफ्ट की तरह बढ़ गया, जिसका रास्ता पार्किंग से ही था। माही हैरानी से उसे बोली, रणवीर, मैं खुद चलकर जा सकती हूँ, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उतारो मुझे नीचे। रणवीर ने भला आज तक ऐसी बातों की परवाह की है जो अब करेगा। रणवीर बिना कोई जवाब दिए उसे अपने केबिन के प्राइवेट रूम में लेकर आया और माही को बेड पर पटक दिया। माही जल्दी से बेड से उठी और रणवीर से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? जब से घर से आए हो एक शब्द ही नहीं बोले, बस मैं ही बोली जा रही हूँ। रणवीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। वो चिढ़ता हुआ माही से बोला, मेरे लिए तो आज तक हलवा नहीं बनाया और उस जयंत को बड़े प्यार से हलवा खिलाया जा रहा है। माही मुंह खोले उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, पर तुम्हें मीठा कब से पसंद आने लगा? माही की बात सुनकर रणवीर को बोलती बंद हो गई। उसे वाकई में मीठा पसंद नहीं था, फिर भी वो कुछ सोचकर बोला, हाँ तो जो मेरे पसंद का है वो तो बना सकती हो ना। माही ने अब अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहा, रणवीर, बिरयानी तुम्हें पसंद है तो अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, बल्कि मैंने उसे स्पेशली तुम्हारे लिए ही तो सीखा था। अब रणवीर के पास कोई जवाब नहीं बचा था कि आखिर वो कैसे कहे कि उसे जलन हो रही थी कि वो जयंत से। रणवीर ने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम ना जयंत से थोड़ा दूर रहा करो, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा उसे ज़्यादा बात करना। माही को रणवीर की इस रिएक्शन में बड़ी हैरानी हो रही थी। उसने रणवीर को घूरते हुए कहा, जयंत मेरा बचपन का दोस्त है और तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ रहते हो, तो क्या मैं तुम्हें मना करती हूँ कि तुम उसके साथ रहो या मत रहो? हम दोनों साथ में खेले हुए थे, दोनों साथ में बड़े हुए हैं, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? रणवीर को गुस्सा आ रहा था कि माही उसकी बात मानने की बजाय उल्टा उसे बहस कर रही थी। उसने माही की कमर पकड़कर उसे खुद से लगाते हुए कहा, पर अब तुम दोनों बच्चे नहीं हो और तुम ये मत भूलो कि तुम अब शादीशुदा हो और मुझे नहीं पसंद, तो नहीं पसंद ना तुम्हारा उससे ज़्यादा क्लोज होना। माही को रणवीर की डिमांड सही नहीं लगी, इसीलिए वो भी जिद करते हुए बोली, हम बचपन के दोस्त हैं तो क्लोज तो होंगे ही ना। अब मैं तुम्हारी जलन के लिए अपने दोस्त नहीं छोड़ सकती। अब मैं जा रही हूँ घर, मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे यहाँ झूठ बोलकर लेकर आए हो, आज कोई मीटिंग नहीं है, कहकर माही बिना रणवीर की बात की परवाह किए रूम से बाहर चली गई। रणवीर ने गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरा और फिर कहा, उस जयंत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर कुछ सोचकर एल उस्मान के साथ बोला, कोई बात नहीं जान, तुम वो करो जो तुम करना चाहती हो और मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, वो भी अपनी स्टाइल में। तो दोस्तों, क्या करने वाला है रणवीर जयंत को माही से दूर करने के लिए? ये सब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको क्या पसंद है, आप कैसे उसे जयंत से दूर करेंगे, ये हमें कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।